वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। नाउ दिस चैप्टर इज एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस चैप्टर, जहां पे हमने सीखा ट्रेडिंग अकाउंट क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या था, बैलेंस शीट में क्या एलिमेंट्स होते हैं। इस चैप्टर में अब हम देखेंगे कि ये सारी चीजों को बनाने के टाइम पर कई बार देयर आर मेनी एडजस्टमेंट्स जो कि ट्रायल बैलेंस में लिखे नहीं जाते या रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं। और क्योंकि उन एडजस्टमेंट्स को हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, तो हमें उन एडजस्टमेंट्स को अलग से इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रीट करना होता है, एडजस्ट करना होता है। तो इस पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे उन्हीं एडजस्टमेंट्स की। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला, जैसे कि हमारा रूल है कि मैं हर बार आपको हर चैप्टर का वेटेज बताता हूं, और इसके पीछे पर्पस यही है कि आप लोगों को वेटेज जब पता चल जाता है चैप्टर वाइज, तो आपको चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाती है। तो जब भी आप प्रिपरेशन करें तो चैप्टर के वेटेज के हिसाब से उस पर फोकस करें। अगर चैप्टर का वेटेज 5 मार्क्स से ज्यादा है, लेट से 8 है, 10 है, 12 है, तो आप समझ लीजिए कि ये वो चैप्टर है जो आपके पूरे अकाउंट्स के फाइनल एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। लाइक दिस वन, आप देख सकते हैं यहां पर मैंने 12 मार्क्स लिखे हुए हैं। सो अप टू 12 मार्क्स विच इज ह्यूज इन नंबर, अप टू 12 मार्क्स इस चैप्टर से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कुछ कुछ स्कूल्स में तो 12 मार्क्स की जगह 15 मार्क्स तक का यह चैप्टर पूछा गया है। अप टू का मतलब कम भी हो सकता है, बट 12 एक स्टैंडर्ड नंबर लिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि चैप्टर क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो है ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स इनटू द फाइनल अकाउंट। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले एडजस्टमेंट के साथ। तो पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। नाउ ऑलरेडी हम इसे पढ़कर आ चुके हैं पिछले चैप्टर में। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया जाएगा, और यहां पे जितने भी एडजस्टमेंट्स की मैं बात करूंगा, एडजस्टमेंट्स को एडजस्टमेंट्स बुलाते ही इसलिए हैं क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं मिलते, ट्रायल बैलेंस के बाहर इन द स्टेटमेंट्स हमें दिए जाते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि क्लोजिंग स्टॉक हमें हमेशा ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया जा रहा था, इसीलिए मैं यहां पर उसे पहले एडजस्टमेंट के साथ शुरू कर रहा हूं। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, तो कहां कहां दिखाते थे? पहला था हमारा ट्रीटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में हम उसे क्रेडिट करते थे। याद है आपको? आपने जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था तब आप क्लोजिंग स्टॉक को बाय साइड पे दिखाते थे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये हो गया एडजस्टमेंट नंबर 1। और एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गया कि आप बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो करते थे। तो क्लोजिंग स्टॉक के दो ट्रीटमेंट क्या थे? क्लोजिंग स्टॉक के दो ट्रीटमेंट थे। पहला, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट में जाएगा, और दूसरा बैलेंस शीट में ऑन द एसेट साइड एज अ डिफरेंट आइटम आप उसे शो करेंगे। इससे हमें यह समझ में आता है कि हमें इस पूरे चैप्टर में कंक्लूजन वाइज जो इसका कोर है इस चैप्टर का, वो ये है कि आपको एलिमेंट्स का, एडजस्टमेंट्स का दो ट्रीटमेंट सीखना है। बिकॉज वी आर स्टडिंग डबल एंट्री सिस्टम, तो हर एडजस्टमेंट दो जगह जाएगा ही जाएगा। आपको वो दो जगह याद करनी है, समझनी है कि अगर कोई एलिमेंट दिया है, कोई एडजस्टमेंट दिया है, तो उन्हें किन दो जगहों पे एडजस्ट किया जाता है। लाइक दिस, एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 2। तो अब यहां से हम जितने भी एलिमेंट्स उठाएंगे उन सब का डुअल एडजस्टमेंट देखेंगे विथ प्रॉपर लॉजिक्स। नोट करते जाइएगा ताकि आपके नोट्स जब आपके सामने पूरे पूरे तैयार हो जाएंगे, आप फुल लेंथ क्वेश्चन जब बनाए उन नोट्स को रेफर करें, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए ध्यान से सुनो, प्रॉपरली नोट बनाओ। अगर आप पूरे सेशन को एंड तक देखते हैं, आई विल मेक श्योर आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली बना सकते हैं। ट्रस्ट मी, बट कंडीशन है पूरा सेशन नोट्स बनाते हुए, समझते हुए देखना है। ठीक है, चलिए दूसरे एडजस्टमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। हमने पिछले चैप्टर में देखा कि एक्सपेंसेस दो मेजर कैटेगरी में डिवाइडेड है, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग के अंदर हमने पढ़ा कि कुछ होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और कुछ होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तो क्लासिफिकेशन था एक्सपेंसेस के नेचर का।
पर एक्सपेंसेस के और भी दो टाइप्स हो सकते हैं, वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है वो एक्सपेंस जो अभी आपने पे नहीं किया है, आपको पे कर देना चाहिए था बट अभी आपने पे नहीं किया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को अनपेड एक्सपेंसेस, ड्यू, कई बार अक्रूड, इन तीन और वर्ड्स के साथ भी बुलाया जाता है। अकाउंट्स की वोकैबुलरी है, टर्मिनोलॉजीज है, अगर आप इन टर्म्स को समझते हैं, याद कर लेते हैं तो आपको डिकोड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आउटस्टैंडिंग के और भी बहुत नाम है, अक्रूड है, ड्यू है, अनपेड है, टू बी पेड है। ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को डिनोट करने के लिए। नेचर क्या है? एक ऐसा खर्चा जो आपको पे कर देना चाहिए था बट आपने पे नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बिल्डिंग जैन फेब मार्च यूज कर ली है, यू आर स्टेइंग इन अ बिल्डिंग एंड यू आर यूजिंग दैट बिल्डिंग सिंस जनवरी, और मार्च आ चुका है और अभी तक आपने जैन फेब मार्च का रेंट पे नहीं किया है। दैट मीन्स यू आर लायबल टू पे द रेंट बट यू हैव नॉट पेड द रेंट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी यूज्ड, यू हैव टेकन द बेनिफिट आउट ऑफ दैट। अगर आप किसी सर्विस का बेनिफिट ले चुके हैं, आप कंज्यूम कर चुके हैं, तो लीगली आप लायबल हैं उसकी पेमेंट करने के लिए। इट इज सिमिलर कि आपने एक बाइक खरीदी बट भी आपने उसकी पेमेंट नहीं की। आपने किसी रेस्टोरेंट में जाके कोई फूड कंज्यूम किया बट भी आपने उसकी पेमेंट नहीं की, तो लीगली आप लायबल हैं उसकी पेमेंट करने के लिए। उसी तरीके से जितने भी एक्सपेंसेस हैं, अगर बिजनेस एंटिटी उसे कंज्यूम कर चुकी है, उसका बेनिफिट ले चुकी है, सो देन द entity, the business organization is 100% liable to pay that expense. इससे समझ आता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटीज होते हैं, और अगर वो लायबिलिटीज होते हैं तो उन्हें बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में तो आना ही चाहिए, यस और नो? बिल्कुल। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे तो आना ही चाहिए। ये तो हमें क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया कि जब भी कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम पढ़ेंगे तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखा देंगे। ये तो एडजस्टमेंट नंबर 2 है। 1 क्या है? वो ट्रेडिंग और पीएनएल में कहां जाएगा और कैसे जाएगा, इसको समझते हैं। अगर वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डायरेक्ट नेचर का है, दैट मींस अगर वो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कोई एक्सपेंस है और फिर आउटस्टैंडिंग हो चुका है, जैसे कि वेजेस, जैसे कि कैरेजेस, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, ऐसे कोई एक्सपेंस जो ट्रेडिंग रिलेटेड है, वो आउटस्टैंडिंग अगर हो जाए तो वो ट्रेडिंग के डेबिट में ऐड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो आप ओल्ड वेजेस में, ऑलरेडी रिकॉर्डेड वेजेस में जो क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस में दी होंगी, वहां जाकर आउटस्टैंडिंग वेजेस जो कि एडजस्टमेंट में दिया होगा, ऐड करके वैल्यू को ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिखाना है। आई एम रिपीटिंग, अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होगा तो उससे मिलता जुलता सेम कैटेगरी का एक एक्सपेंस ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा। मतलब अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो एक वेजेस अंदर ट्रायल बैलेंस में भी लिखी होंगी। मतलब दो वेजेस हो गई, तो एक हो गई ओल्ड वेजेस और एक हो गई एडजस्टमेंट वाली वेजेस। इस तरीके से शो करोगे। ट्रेडिंग में वेजेस नॉर्मली डेबिट ही करते हो, डेबिट ही करोगे, पर अब आप आउटस्टैंडिंग वेजेस को उसमें ऐड कर दोगे। वेराज अगर डायरेक्ट को छोड़कर कोई भी एक्सपेंस है, चाहे वो इनडायरेक्ट है चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग है, वो पीएनएल में अपने रेस्पेक्टिव हेड में जाके ऐड होगा। फॉर एग्जांपल रेंट, अगर कोई रेंट दिया है और आउटस्टैंडिंग रेंट भी दिया है तो आपको आउटस्टैंडिंग रेंट अपने ओरिजिनल रेंट में इस तरीके से ऐड करके पीएनएल में डेबिट करना होगा। इससे यह समझ में आता है या तो एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाके ऐड होगा अगर आउटस्टैंडिंग है और डायरेक्ट है, और अगर वो इनडायरेक्ट है, नॉन ऑपरेटिंग है, रिलेटेड टू पीएनएल है, तो पीएनएल में जाके ऐड होगा। पर चाहे वो पीएनएल रिलेटेड एक्सपेंस रहा हो या वो ट्रेडिंग रिलेटेड रहा हो, वो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज पर ही आएगा। दैट मींस अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो भी बैलेंस शीट लायबिलिटी में जाएंगी, और अगर आउटस्टैंडिंग रेंट है तो भी बैलेंस शीट लायबिलिटी में सेपरेटली दिखाया जाएगा। इस तरीके से आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट करना होता है। नोट कर लो, फॉर्मेट्स देख लो, ऐड हो रहा है क्यों हो रहा है बता दिया मैंने,
और बैलेंस शीट में लायबिलिटी है, क्यों है ये भी बता दिया। इसको नोट कर लीजिए, प्रॉपरली नोट्स बना लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं हमारे सेकेंड टाइप ऑफ एक्सपेंस की, जो कि है प्रीपेड एक्सपेंस। चलिए, इस तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है कि आपने उसका पेमेंट नहीं किया है। वहीं प्रीपेड एक्सपेंसेस इसके बिल्कुल रिवर्स होते हैं। ऑल दोज एक्सपेंसेस of which we have paid the money in advance but we have not taken the benefit. For example, you have not started using a building but you have paid the rent of that building for upcoming 6 months. You have not started the production process but you have paid the wages to the laborers for upcoming 3 months. जब आप एडवांस में पेमेंट कर दो बट अभी आपने उसका बेनिफिट कंज्यूम नहीं किया है, तो उसे आउटस्टैंडिंग ना बुलाकर प्रीपेड एक्सपेंस बुलाया जाता है। इसके भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस डन इन एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर आल्सो नोन एज अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। इन वर्ड से आपको समझ आ जाता है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस है। तो ये भी आपको एडजस्टमेंट्स में ही मिलेंगे, लाइक प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस। बट वही सेम रूल, इनसे रिलेटेड आइटम्स आपको ट्रायल बैलेंस में भी दिए होंगे। जैसे अगर प्रीपेड वेजेस नीचे दी हुई है, एडजस्टमेंट में दी हुई है, तो ओल्ड वेजेस आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दी जाएगी। रूल वही है। अगर आप आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं तो प्रीपेड को आपको लेस करना है। अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो ट्रेडिंग में जाके लेस होगा अपने पर्टिकुलर हेड में, और अगर वो इनडायरेक्ट है, पीएनएल रिलेटेड है, तो पीएनएल में जाके लेस होगा अपने रिलेटेड हेड से। बैलेंस शीट में प्रीपेड एक्सपेंसेस को एसेट माना जाता है। व्हाई? बिकॉज इन एक्सपेंसेस का बेनिफिट अभी हमने कंज्यूम नहीं किया और हमारी बुक्स क्लोज हो रही हैं। दैट मींस इनका बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर ही मिलने वाला है। दैट मींस यू हैव पेड अ एक्सपेंस फॉर द अपकमिंग ईयर। आपने आने वाले साल के लिए खर्चा कर दिया है, इसीलिए वो एसेट है, क्योंकि उसका बेनिफिट आप अगले साल ही ले सकते हो। पर वो यहां पे माइनस क्यों हो रहा है? माइनस होने के पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे इस करेंट ईयर एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है। ये एक्सपेंसेस तो नेक्स्ट ईयर के लिए किए गए हैं। दैट मींस वो इस साल के रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस में एडजस्ट नहीं किए जाने चाहिए। ये अगेंस्ट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो जाएगा, अगेंस्ट द मैचिंग प्रिंसिपल हो जाएगा, विच सेड कि आपको रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस करेंट ईयर के दिखाने होते हैं। दैट इज वाई इन एक्सपेंसेस को आपको हटाना पड़ेगा, बिकॉज दीज एक्सपेंसेस, दीज प्रीपेड एक्सपेंसेस रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर, टू द फ्यूचर ईयर। इसलिए यहां पे माइनस होते हैं और बैलेंस शीट में एसेट्स में जाते हैं। लायबिलिटीज में क्या जाते हैं? आउटस्टैंडिंग, क्योंकि वो लायबिलिटीज हैं, आपको इस साल पे कर देना चाहिए था बट आपने पे नहीं किया। और वहीं एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस को दिखाया जाता है। याद रहे, जिस कैटेगरी का प्रीपेड है वो उसी कैटेगरी में जाके लेस होगा। जैसे आउटस्टैंडिंग ऐड होता था वैसे प्रीपेड लेस होता है। ये है ट्रीटमेंट आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस का। आगे चलते हैं, इनकम्स को समझते हैं। अब बात इनकम्स की। वैसे तो नॉर्मली हमने इनकम्स को बहुत ही कम तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है। हमारे लिए डायरेक्ट इनकम्स के नाम पे सिर्फ सेल्स है या स्क्रैप सेल्स होती है, और बाकी सारी इनकम्स को हम बाय डिफॉल्ट पीएनएल में ले जाते हैं। एंड दैट इज व्हाई कि यहां पे अच्छी बात यह है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फासला नहीं है, और आपको पता है कि सिर्फ क्रेडिट सेल्स को छोड़कर कोई भी इनकम अगर हमें लेट हो रही है, बाद में हो रही है, किसी भी तरीके की इनकम है, तो वो हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम है। दैट मींस इट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द पीएनएल अकाउंट। इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं दिखाया है। तो सेल्स को छोड़कर हमें पता है कि कोई भी इनकम होगी तो पीएनएल में जाती होगी। अब इनकम्स के भी दो नेचर है, एक होता है अक्रूड इनकम और एक होता है अनअर्न्ड इनकम। अक्रूड इनकम्स बिल्कुल वही लॉजिक पे बेस्ड है जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का है। बस यहां लॉजिक ये है कि वो इनकम्स जिनके लिए आपने सर्विस डिलीवर कर दी बट यू हैव नॉट रिसीव्ड द पेमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को अपनी बिल्डिंग रेंट पे दे दी बट अभी उसने उसका रेंट पे नहीं किया। ही इज यूजिंग इट बट ही हैज नॉट पेड द रेंट। फॉर यू दैट रेंट विल बी अक्रूड रेंट। एक ऐसी रेंट जो आपको मिल जानी चाहिए थी बट मिली अभी नहीं है, इसे बुलाते हैं अक्रूड रेंट। अक्रूड रेंट के दो ट्रीटमेंट है। पहला, पीएनएल में जो नॉर्मल रेंट आप लिखते हो बाय साइड पे, आपको याद होगा आप पीएनएल में कोई भी इनकम कहां लिखते हो? बाय साइड पे। बाय रेंट, बाय इंटरेस्ट,
बाय डिविडेंड आपके क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। तो जब आप पीएनएल में बाय रेंट लिख रहे होंगे और एडजस्टमेंट में अक्रूड रेंट दिया होगा तो आपको ऐड करना पड़ेगा। व्हाई वी आर एडिंग इट? बिकॉज दिस रेंट बिलोंग्स टू दिस ईयर, ये इस करंट ईयर की इनकम है। मैचिंग प्रिंसिपल को याद करो, करंट ईयर की इनकम्स चाहे रियलाइज हुई हो या नहीं हुई हो आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ता है। दैट इज व्हाई आप इसे ऐड कर रहे हैं। वही बैलेंस शीट में वो अक्रूड रेंट कहां दिखाया जाता है? एज अ एसेट। व्हाई? बिकॉज ये वो रेंट है जो आपको मिल जानी चाहिए थी बट अभी तक आपको मिली नहीं है। दिस इज अ इनकम विच इज येट टू बी रिसीव्ड। नाउ वी आर नॉट लायबल टू डू एनीथिंग, हमने हमारा पार्ट कंप्लीट कर दिया है। दैट इज दो टेनेंट जो अब जिसकी उसकी गलती है कि उसने अभी तक आपका पैसा पे नहीं किया है। इसीलिए अक्रूड इनकम्स को, चाहे वो अक्रूड रेंट हो, अक्रूड इंटरेस्ट हो, अक्रूड डिविडेंड हो, कोई भी चीज अक्रूड है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखाई जाती है। बहुत सारी बुक्स में और खासकर 12th में कई बार आपको अक्रूड वर्ड एक्सपेंसेस के लिए यूज होता हुआ दिखेगा, बट टेक्निकली स्पीकिंग अक्रूड वर्ड हमेशा और हमेशा इनकम्स के लिए यूज होना चाहिए। आरियर्स वर्ड हमेशा इनकम्स के लिए यूज होना चाहिए, जबकि के आउटस्टैंडिंग वर्ड, ड्यू वर्ड, अनपेड वर्ड एक्सपेंसेस के लिए यूज होता है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो पे नहीं हुए हैं, उसका बिल्कुल रिवर्स अक्रूड इनकम और इनकम टू बी रिसीव्ड। दैट मींस आपने काम कर दिया बट आपको पैसे नहीं मिले। नहीं मिले का मतलब ये नहीं कि बैड डेट हो गया, मिलेगा, अभी मिला नहीं है। सो दिस विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ अक्रूड इनकम। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज अनअर्न्ड इनकम। Unearned incomes. So when we receive the money in advance, but we have not delivered the services, the reverse of accrued income. Imagine करो आपके पास एक बिल्डिंग है जिसको आप रेंट पे चढ़ाते हो, पर कोई किराएदार, कोई आने वाला किराएदार आपको एडवांस में 6 महीने का रेंट देकर चला जाता है और बोलता है ये बिल्डिंग आप मेरे नाम से बुक कर दो, पर अभी मैं इस बिल्डिंग में रहना शुरू नहीं कर रहा हूं। That type of income will be termed as unearned income. सो अनअर्न्ड, जो अर्न नहीं हुई है, इसको अगर आप ब्रेक करते हैं, अन मतलब नहीं, अर्नड आपने अर्न नहीं की बट आपको मिल गई। बिकॉज अर्निंग तो तब होती जब आपने सर्विसेज दे दी होती। सो लीगली आप उस पर तब क्लेम करते रेंट जब आपके बिल्डिंग में रह रहा होता और उसने पैसे नहीं दिए होते, जो हम अक्रूड रेंट में बात कर रहे थे। पर यहां तो वो बिल्डिंग में भी आया ही नहीं है और वो आपको 6 महीने का रेंट एडवांस देके जा रहा है, तो टेक्निकली वो आपके लिए इनकम नहीं है, वो लायबिलिटीज है। क्योंकि ऐसा पैसा जिसके लिए भी आपने काम नहीं किया है वो पैसा आपका नहीं है। सामने वाला आपसे पैसे कभी भी वापस मांग सकता है, हो सकता है उससे कम रेंट में, उससे बेटर लोकेशन में, उसको अपने ऑफिस को जहां पे वो स्टैब्लिश करना चाहता है उससे अच्छी लोकेशन मिल जाए, आपसे अच्छी बिल्डिंग उसको शहर में मिल गई और वो आकर आपसे डिमांड करे कि सर आई हैव टेकन अनदर बिल्डिंग, नाउ आई डोंट वांट टू स्टे इन योर बिल्डिंग, प्लीज गिव मी बैक माय रेंट। तो आपको वो 6 महीने का रेंट उसे वापस करना पड़ेगा। आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि वो पैसा आपका है, क्योंकि आपकी उस बिल्डिंग में उस पर्टिकुलर पर्सन ने अपना सामान शिफ्ट नहीं किया था, उसने रहना शुरू नहीं किया था, अभी वो 6 महीने एक्सपायर नहीं हुए थे। दैट इज वाई आपको इनकम वापस करनी पड़ जाएगी। इसलिए समझ में आता है कि अनअर्न्ड इनकम्स लायबिलिटीज होते हैं, तो वो बैलेंस शीट में कहां जाते होंगे? लायबिलिटी साइड पे जाते होंगे। तो एक और ट्रीटमेंट क्या है? दूसरा ट्रीटमेंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जब आप इनकम्स दिखाते हैं बाय साइड पे, अगर आपको उस इनकम से रिलेटेड कोई भी अनअर्न्ड इनकम मिल जाए तो आपको लेस करना है। क्यों लेस करना है? क्योंकि वो इनकम इस साल का नहीं है, वो तो आगे आने वाले 6 महीनों का है, नेक्स्ट ईयर का है। और मैचिंग प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि हमें तो करेंट ईयर के रेवेन्यू से मतलब होता है, हम फ्यूचर ईयर या प्रीवियस ईयर की बातें नहीं करते। इसीलिए आप उसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हटा देंगे। हटाने का मतलब यह है कि जो रेंट रिसीव्ड है उसके अंदर जो है अनअर्न्ड रेंट एडेड है, तभी तो आप हटा रहे हैं। अगर एडेड नहीं होता तो क्यों हटाते? तो यहां पे ये लेस हो जाता है और बैलेंस शीट में कहा जाता है वो लायबिलिटी साइड पर रिकॉर्ड होता है। इन 4 एडजस्टमेंट्स के साथ हमने ये सीखा कि हमारे ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में we only record the current year incomes and current year expenses. If any income or expense relates to the previous year or relates to the future year, that will be deducted, subtracted from the books of accounts. और उसी
फ्यूचर ईयर या प्रीवियस ईयर की वजह से उसे बैलेंस शीट में जगह मिलती है एज अ एसेट और एज अ लायबिलिटी। ये जो 5 एडजस्टमेंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं, क्लोजिंग स्टॉक और ये 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैंडेटरीली आपको आपके फाइनल एग्जाम्स के क्वेश्चंस में देखने को मिलने वाले हैं और साथ ही साथ 12th में बहुत ज्यादा यूज होंगे, इसलिए बहुत ध्यान से इन्हें समझना। डाउट्स हो तो जरूर पूछना। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इन 3 एडजस्टमेंट्स की, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। डेप्रिसिएशन, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, ये तो हम पढ़ते हुए आ ही रहे हैं, हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में देखा हुआ है, हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर हमें दिया हुआ है क्लास 11th के बुक्स के अंदर कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। तो अब तक तो हमें समझ में आ चुका है कि डेप्रिसिएशन एक नॉन, द बेटर वर्ड वुड बी अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बट यहां पे वो इनडायरेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वो सेल्स में हेल्प नहीं करता, वो नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंस ज्यादा है क्योंकि हम उसे पीएनएल में दिखाते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स का मेरे प्रोडक्शन और मेरे सेल्स के साथ कोई लिंक नहीं है। ये एक थ्योरी है जो ये मानती है कि डेप्रिसिएशन को हमें फिलहाल हमारे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट या टोटल सेल्स में इंक्लूड नहीं करना है। इसमें उसे कहां दिखाते हैं? पीएनएल में दिखाते हैं। अब पीएनएल में अगर डेप्रिसिएशन दिखाया जाता है और आपको एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन मिल गया तो आपको एक सिंपल सा तरीका उठाना है कि डेप्रिसिएशन जिस भी एसेट पे चार्ज करने के लिए बोला जाएगा आप उसे कैलकुलेट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपको मशीन पे डेप्रिसिएशन बोला गया लगाने के लिए, सो यू राइट टू डेप ऑन मशीन और आप उसे पीएनएल में डेबिट कर देंगे बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस विच इज बीइंग डेबिटेड इन द पीएनएल अकाउंट। इसका नेचर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का है तो पीएनएल में डेबिट हो जाता है। निकालेंगे कैसे? मशीन की वैल्यू ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई है और एडजस्टमेंट में आपको रेट दे दिया जाता है कि चार्ज डेप एट द रेट ऑफ 10%। मशीन की जो भी वैल्यू हो उस पे आप 10% निकाल देंगे। इट मींस फॉर्मूला क्या है? एसेट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन दे देगा आपको। साथ ही साथ अगर डेट ऑफ परचेज दी हुई है तो जब वो खरीदा है तब से लेके अगर बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च तक तब तक का मंथ्स काउंट कर लो, अगर बुक्स बंद हो रही है 31 दिसंबर को तब तक का मंथ काउंट कर लो। तो अगर डेट ऑफ परचेज दी है तभी मंथ अपॉन 12 करना, वरना एसेट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 सिंपल डेप्रिसिएशन जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं वो कर देंगे और पीएनएल में डेबिट कर देंगे। साथ ही साथ इसका दूसरा एडजस्टमेंट क्या होगा कि आप जब बैलेंस शीट में मशीन को लिख रहे होंगे एसेट साइड पे तो अब आप उसको नॉर्मली नहीं लिख सकते, आपको वहां उसका डेप माइनस करके उसे शो करना है। इट मींस डेप्रिसिएशन के दो एडजस्टमेंट है, पीएनएल में डेबिट और बैलेंस शीट में एसेट साइड में जिस भी पर्टिकुलर एसेट का डेप होता है वो उसमें से जाके माइनस किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो दिस इज हाउ यू विल बी रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अगेन अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा इंटरेस्ट जो हम हमारे ओनर की कैपिटल पे उसे प्रोवाइड करते हैं। ये बिजनेस का प्रॉमिस है कि वो ओनर की कैपिटल पे उसे रिटर्न फेच करेगा। इसीलिए अगर एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा तो रेट दिया होगा। आपको क्या करना है? क्वेश्चन की कैपिटल ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई कैपिटल का रेट अपॉन 100 करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालकर पीएनएल में डेबिट कर देना है बिकॉज इट्स एक्सपेंस। और बैलेंस शीट में जहां पे आप कैपिटल दिखाते हैं लायबिलिटी साइड पे वहां पे कैपिटल में जैसे आप नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं वैसे ही आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी ऐड करना होगा बिकॉज दिस इंटरेस्ट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर। इतना ही सिंपल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इसका बिल्कुल रिवर्स है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होता है? द अमाउंट डिसइन्वेस्टेड बाय द ओनर। अगर ओनर अपनी कैपिटल में से कुछ अमाउंट अपने पर्सनल यूज के लिए ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देता है, इट कैन बी इन कैश, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ काइंड ऑल्सो, तो हम उसे ड्रॉइंग्स बुलाते हैं। अब अगर इसी ड्रॉइंग्स पे बिजनेस उससे इंटरेस्ट चार्ज करने लगे तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन जाएगा? एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम। एंड दैट इज व्हाई इट विल बी शोन इन द बाय साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैलकुलेशन कैसे होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का भी आपको परसेंटेज दिया होगा और जाहिर सी बात है अगर परसेंटेज देंगे तो ड्रॉइंग्स भी देंगे, तो ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 करोगे तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिल जाएगा जो आप पीएनएल के बाय साइड पे दिखाते हैं। और बैलेंस शीट ट्रीटमेंट होगा जैसे कि कैपिटल में ड्रॉइंग्स नॉर्मली आप माइनस करते हैं वैसे ही आपको अब ड्रॉइंग्स के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी माइनस करना पड़ेगा।
इससे कैपिटल की वैल्यू और डिक्रीज हो जाती है। तो दीज आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बहुत ही सिंपल है, लॉजिकली अगर आपने समझ लिया होगा तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको इन 3 एडजस्टमेंट्स में कोई भी परेशानी होनी चाहिए। आगे चलते हैं। जैसे कि एसेट्स की वैल्यू में डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, वैसे ही डेटर्स की भी वैल्यू फॉल हो सकती है, और वो इन 3 चीजों की वजह से होती है। एक है बैड डेट्स, वो डेटर्स जिन्होंने पेमेंट करने से मना कर दिया। दूसरा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, जहां पे हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि हमारे डेटर्स हमें पैसा देने से मना कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर डेटर्स, तो वी विल बी क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। एंड थर्ड, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जो कि तब बनाया जाता है जहां पर आप चाहते हैं कि डेटर्स आपको टाइमली पेमेंट करते हैं, तो आप उन्हें अट्रैक्शन के लिए, उन्हें लुभाने के लिए एक टूल यूज करते हैं डिस्काउंट का, जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। अब इन तीनों का एडजस्टमेंट हम समझते हैं वन बाय वन। बैड डेट्स डेटर्स को कम करते हैं। अब बैड डेट्स नॉर्मल क्वेश्चंस में तो आपने पीएनएल में हमेशा से डेबिट किया है। ये वाला कौन सा बैड डेट है? ये वो बैड डेट है जो कई बार आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा। इसे हम न्यू बैड डेट या फर्दर बैड डेट भी बुलाते हैं, पर अल्टीमेटली है तो ये लॉस, है तो ये एक लॉस जो कि सेल्स के बाद हुआ है, इसीलिए इसे पीएनएल में आपको डेबिट ही करना है, जैसे कि अभी तक आप करते हुए आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा, सर अगर ओल्ड बैड डेट भी दिया हो, न्यू बैड डेट भी दिया है, तब क्या करना है? तब दोनों को डेबिट कर देना है। तब आप मेंशन कर दीजिए 2 ओल्ड बैड डेट्स प्लस 2 न्यू बैड डेट्स, ज्यादा बेटर होगा। अगर आप दोनों को एक साथ ब्रैकेट में ऐड करके दिखाना चाहते हैं, आप वैसे भी दिखा सकते हैं। दूसरा एडजस्टमेंट क्या होगा बैड डेट का? क्योंकि ये डेटर्स को डिक्रीज कर देंगे, ये वो लोग हैं जिन्होंने मना कर दिया कि वो पेमेंट नहीं करेंगे। इट मींस जहां हमारे डेटर 1 लाख के थे, अगर 10,000 के हमारे बैड डेट्स हो गए, तो अब हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे। इट मींस मैं पीएनएल में तो 10,000 डेबिट करूंगा ही करूंगा, जब मैं बैलेंस शीट में डेटर्स लिखूंगा, लेट से 1 लाख रुपीस का जब मैं डेटर लिखूंगा यहां, तो उसमें से मुझे बैड डेट्स के 10,000 माइनस करके ही दिखाना होगा। इट मींस यहां पर वैल्यू कितनी आएगी? अब 90,000 वैल्यू रिकॉर्ड होगी। तो न्यू बैड डेट्स पीएनएल डेबिट और बैलेंस शीट डेटर्स में से माइनस किए जाते हैं, ध्यान रहे। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप की, वो है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये भी आपको एडजस्टमेंट में मिलता है, पर इस प्रोविजन के साथ आपको वैल्यू की जगह रेट ऑफ प्रोविजन दिया जाता है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और कहां कहां दिखाते हैं? याद रहे मैं एडजस्टमेंट के प्रोविजन की बात कर रहा हूं, ट्रायल बैलेंस के अंदर वाले प्रोविजन की नहीं, बिकॉज ट्रायल बैलेंस के अंदर जो प्रोविजन है वो लास्ट ईयर का बचा हुआ प्रोविजन है, इसलिए वो पीएनएल में क्रेडिट होता है, या फिर वो यहां बैड डेट्स और प्रोविजन के समेशन में से माइनस भी किया जाता है। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो आपने पिछले चैप्टर में ऑलरेडी देखा हुआ है। हम बात कर रहे हैं न्यू प्रोविजन की, जिसको हम परसेंटेज से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं चलिए समझते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन में न्यू बैड डेट्स भी था 10,000 का, आपके डेटर्स थे 1 लाख के, और आपको क्वेश्चन में बोला गया कि आपको प्रोविजन भी क्रिएट करना है। अब कितने की रेट से? 5% के रेट से। तो पहले ये समझ लीजिए, प्रोविजन हमेशा डेटर्स पे निकाला जाता है। अब यहां पे डेटर्स का मतलब क्या है? अगर डेटर्स पे कोई फ्रेश न्यू बैड डेट्स नहीं हुए हैं तो डायरेक्टली निकाल लेना है। दैट मींस अगर 1 लाख है तो डायरेक्ट 1 लाख पे निकाल लेते हैं। बट अगर क्वेश्चन में न्यू बैड डेट्स भी दिए हैं और फिर प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बोला गया, तो आपको नेट डेटर्स पे प्रोविजन कैलकुलेट करना होगा, जो कि मैं अभी आपको यहां पे समझाने जा रहा हूं। तो पहली चीज आप ध्यान रखिए, जैसे कि बैड डेट्स आप डेबिट करते हैं, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट भी आपको पीएनएल में ही डेबिट करना है। ये भी आपके लिए एक नॉन ऑपरेटिंग लॉस है। इसकी वजह से आपके डेटर्स कम होने वाले हैं। आप ये मान के चल रहे हो कि ये पैसा डूबने वाला है, इसीलिए आप इसे पीएनएल में डेबिट कर रहे हो। तो 10,000 न्यू बैड डेट्स का और न्यू प्रोविजन का 4,500। अब ये 4,500 कैसे आया? डेटर्स की वैल्यू 1 लाख थी, उसमें से न्यू बैड डेट्स कितने थे? 10,000 थे, जो मैंने अभी आपको समझाया भी था पहले वाले एग्जांपल में। और अब उसका 90,000 का मैंने बोला था नेट वैल्यू का परसेंटेज निकालना। तो नेट वैल्यू कितनी है? 90,000 है। 90,000 का 5% कितना हुआ? 4,500। So this is how we have calculated the value of provision. तो वो 4,500 यहां पर आ गया। अगर क्वेश्चन में न्यू बैड डेट नहीं होता तो हम 1 लाख का ही निकालते। ध्यान रहे इस बात का। या तो आप बैड डेट्स में ही प्रोविजन ऐड करके दिखा दीजिए, या फिर आप अलग से भी दिखा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अलग से दिखा दिया ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप ऐड करके भी दिखाते हैं
तो भी कोई आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। तो ये पीएनएल में डेबिट होगा। और दूसरा, बैलेंस शीट में अब डेटर्स में से सिर्फ बैड डेट्स माइनस नहीं होंगे, बैड डेट्स के साथ साथ अब प्रोविजन फॉर बैड डेट पूरा लिखना, यहां पे मैंने समझाने के लिए लिखा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट भी माइनस होगा। तो देखो यहां पे माइनस हो गया है। आर नेट वैल्यू इज 85,500। So this is how you show the treatment of provision for bad and doubtful debt। तो हमने समझा बैड डेट्स और प्रोविजन कैसे करते हैं। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें तो बैड डेट्स और प्रोविजन दोनों ही ट्रीटमेंट उनका सेम है, बस कैलकुलेशन वाइज बैड डेट्स हमें दिए रहते हैं, प्रोविजन हमें निकालना पड़ता है, इतना फर्क है। बात करते हैं तीसरे एडजस्टमेंट की, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। एट टाइम्स देयर आर सिचुएशंस जहां पे हमें लगता है कि हमारे डेटर्स हमें टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे, वी हैव दिस फियर। इन दैट सिनेरियोज फर्म्स अपने डेटर्स को टाइमली पेमेंट करने के लिए या टाइम से पहले वो लोग आपको पेमेंट कर दें, उसके लिए एक टूल यूज करती है जिसे हम डिस्काउंट बोलते हैं। सो दे ऑफर देम अ काइंड ऑफ डिस्काउंट इफ दे पे ऑन टाइम और बिफोर टाइम। लेट्स से हमने बोला कि हम आपको 2% का डिस्काउंट ऑफर करेंगे। अगर मुझे आपसे 10,000 रुपए लेने और मैंने आपको 2% का डिस्काउंट ऑफर कर दिया है, इट मींस अब आपको मुझे कम से कम 2% कम पेमेंट करना होगा। दैट मींस अब आप मुझे 9,800 रुपीज पे करेंगे इंस्टेड ऑफ 10,000 रुपीज, क्योंकि मैंने आपको 2% का डिस्काउंट ऑफर कर दिया। इससे आपकी सेविंग्स हो गई। अब इस टूल को हमारे लिए अगर हम देखें, फर्म के लिए हम देखें, तो वो तो हमारे लिए लॉस ही है। जहां पे हमें डेटर्स पूरे पेमेंट करने वाले थे, वहां पर अब हमने उनको डिस्काउंट ऑफर कर दिया, तो हमारा ये पैसा डूब गया, अब ये पैसा हमें नहीं मिलेगा। तो ये पीएनएल में डेबिट होता है, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे जैसे बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को हम दिखा रहे थे, वैसे ही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को भी पीएनएल में डेबिट किया जाता है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, डेटर्स पे ही परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है। याद रहे, अगर डेटर्स पे कोई बैड डेट नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है, तो डायरेक्ट निकाल लेना। पर अगर बैड डेट्स भी हो, न्यू वाला, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी आ जाए न्यू वाला, और फिर डिस्काउंट भी आ जाए, तीनों आ जाए, तो आपको नेट पे निकालना है। नेट मतलब डेटर्स में से आपको बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दोनों माइनस करना होगा, फिर जो नेट वैल्यू आएगा उस पर निकाला जाएगा। अभी एग्जांपल के तौर पे मैंने 1 लाख रुपए के डेटर्स पे 2% के रेट से डिस्काउंट निकाला 2000, और बैलेंस शीट ट्रीटमेंट भी वही है, डेटर्स में से माइनस कर दिया जाता है। तो 1 लाख में से 2000 हमने माइनस किया, तो हमारा नेट वैल्यू आ गया 98,000। सो दीज आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ bad debts, provision for bad debts and provision for discount on debtors। Now these three adjustments, do remember, are very important, और maximum times बहुत सारे बच्चे इन्हीं में गलती कर आते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं रहता कि न्यू बैड डेट क्या है, ओल्ड बैड डेट क्या है, न्यू प्रोविजन क्या है, ओल्ड प्रोविजन क्या है, प्रोविजन डेटर्स पे डायरेक्ट निकालना था या बैड डेट्स को माइनस करके निकालना था, क्या बैड डेट्स ओल्ड वाले माइनस किए जाते हैं डेटर्स में से या नए वाले किए जाते हैं। इन सारी बातों को पिछले 15 मिनट से मैं समझा रहा हूं, ध्यान से अगर आपने सुना है तो क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ है वीडियो प्लेबैक करना और ये वाला पार्ट फिर से देखना, क्योंकि यही वो 3 एडजस्टमेंट्स हैं जहां पर आप में से 10 में से 9 बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे और गलत कैलकुलेशंस करके आएंगे। अगर आपने ये सीख लिया तो अब आगे के एडजस्टमेंट्स और पीछे के एडजस्टमेंट्स आपके लिए पीनट्स हैं। अगर आपने इनको समझ लिया है तो आपको ये चैप्टर बन गया है। मैं सर्टिफाई कर सकता हूं कि आपको ये चीज बन जाएगी अगर आपने ये 3 एडजस्टमेंट्स अच्छे से सीख लिए। आपको फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चलते हैं। 3 एडजस्टमेंट और जो कि ऑलमोस्ट एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, वो है गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। तीनों में आप देखें गुड्स निकाले जा रहे हैं, और हमें पता है कि गुड्स अगर कम हो रहे हैं तो वो हमारी परचेजेस को कम कर देंगे, क्योंकि गुड्स अकाउंट नाम का कोई अकाउंट हमारे पास होता नहीं है। ये आपको मैंने बेसिक्स में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, नहीं पढ़ा है पुरानी वीडियोस देख लो, बेसिक्स याद करो जहां पे हम पढ़ते थे कि गुड्स क्या होता है और उसे बुक्स में कैसे दिखाते थे। तो हम जब भी गुड्स को दिखाते हैं तो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम उसे परचेजेस अकाउंट के थ्रू दिखाते हैं, और अगर गुड्स कम होंगे तो परचेजेस ही कम होगा। दैट इज वाई तीनों के तीनों एडजस्टमेंट्स, चाहे गुड्स गिवन एज चैरिटी हो, चाहे गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स हो, चाहे गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर हो, हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस अकाउंट को कम कर देंगे।
तो कोई भी आ जाए, आपको याद रखना है पहला एडजस्टमेंट क्या है, परचेजेस में से माइनस करना है। दूसरा इनका एडजस्टमेंट है कि चैरिटी और एडवर्टीजमेंट्स, चैरिटी तो एक नॉन ऑपरेटिंग लॉस है और एडवर्टीजमेंट जो है वो नॉन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और दोनों का ही ट्रीटमेंट कहां होता है, पीएनएल अकाउंट में। तो चाहे चैरिटी हो चाहे एडवर्टीजमेंट हो, कहां जाएगा, पीएनएल के डेबिट में जाएगा। तो चैरिटी और एडवर्टीजमेंट्स के दोनों ट्रीटमेंट सेम है, दोनों ही ट्रेडिंग में परचेजेस से माइनस करना और दोनों ही पीएनएल में डेबिट करना। यहां तक क्लियर है। हाँ, ड्रॉइंग्स अलग है, क्योंकि ड्रॉइंग्स हम पीएनएल में नहीं दिखाते, उसे तो हम बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस करते हैं, तो ड्रॉइंग्स को हमें बैलेंस शीट में कैपिटल से ही माइनस करना है। यही है ट्रीटमेंट इन तीनों एडजस्टमेंट्स का। अब बात करते हैं हमारे एक और बहुत ही क्रूशियल एडजस्टमेंट की, जिसके ऊपर अगेन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो है मैनेजर्स कमीशन। Here it is, मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन को दो केसेस में पूछा जा सकता है, एक होता है बिफोर चार्जिंग आफ्टर कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और दूसरा होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मैनेजर कमीशन हमेशा नेट प्रॉफिट पे दिया जाता है। दैट मींस आपको इस एडजस्टमेंट को करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट को टच नहीं करना है, ट्रेडिंग अकाउंट आपको पूरा का पूरा सॉल्व कर लेना है। अब मैनेजर कमीशन निकालते कैसे हैं, बिफोर में क्या करना है, आफ्टर में क्या करना है, नेक्स्ट 5 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना अगर कंफ्यूजन नहीं चाहते हो तो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ड्रॉ द कंप्लीट ट्रेडिंग अकाउंट एंड यू नीड टू कैलकुलेट द रेगुलर ग्रॉस प्रॉफिट। याद रहे मैनेजर कमीशन का एडजस्टमेंट अगर आया तो ये आपका लास्ट एडजस्टमेंट होगा, चाहे इसका ऑर्डर क्वेश्चन में कोई भी हो, इस एडजस्टमेंट को तो लास्ट में ही सॉल्व करेंगे, इसके पहले इसे टच नहीं करना है, क्योंकि ये कैलकुलेट हो ही नहीं सकता। वो जानबूझ के इसे कई बार एडजस्टमेंट नंबर 1 दे देंगे, 2 दे देंगे, 3 दे देंगे, आपको इसे सबसे आखिरी में निकालना है, क्योंकि उससे पहले ये निकल ही नहीं सकता, इसका फॉर्मूला ही वो है। तो पहला स्टेप क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट पूरा बना लेना है। दूसरा स्टेप क्या है, पीएनएल अकाउंट भी पूरा बना लेना है। सिर्फ एक चीज को ध्यान में रखते हुए कि जब आप पूरा पूरा पीएनएल बनाएंगे तो 2 मैनेजर्स कमीशन और 2 नेट प्रॉफिट के लिए ब्लैंक स्पेस छोड़ देंगे, नीचे की 2 लाइन छोड़ देंगे। पूरा पीएनएल अकाउंट बना लेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ऑल द इनकम्स, टू ऑल द एक्सपेंसेस, यू विल डू एवरीथिंग, but you'll give a space, you'll give 2 line space to show the manager's commission and to show the net profit। अब आप बोलेंगे कि मैं बोल रहा हूं पूरा पूरा पीएनएल भी बना लो, पर आप नेट प्रॉफिट का बोल रहे हैं कि ब्लैंक छोड़ दो स्पेस, मैनेजर कमीशन का ब्लैंक छोड़ दो, तो नेट प्रॉफिट कैसे निकालें, वर्किंग में निकालो। क्या करना है, वर्किंग में नेट प्रॉफिट निकाल देना है, पर इन 2 ब्लैंक स्पेसेस में नहीं लिखना है, नेट प्रॉफिट अभी नहीं लिखना है, सिर्फ वर्किंग में निकाल के रख देना है साइड में। स्टेप 1 ट्रेडिंग पूरा बना लिया, स्टेप 2 पीएनएल पूरा बना लिया, इन दोनों लाइंस के लिए स्पेस छोड़ दिया और रफ वर्क में वर्किंग में कैलकुलेट करके रख दिया नेट प्रॉफिट। जब तक आप इतने स्टेप्स नहीं करोगे आपसे ये एडजस्टमेंट नहीं होने वाला। यही तरीका है, द ओनली वे, किसी भी बुक किसी भी ऑथर कहीं से भी पढ़ लो, यही करना है। समझ आया। अब अगर क्वेश्चन बोलता है कि मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग है, तो फॉर्मूला लगाओगे, नेट प्रॉफिट जो आपने वर्किंग में निकाला है मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन रेट, क्वेश्चन में रेट दिया होगा। और अगर क्वेश्चन बोलता है आफ्टर चार्जिंग है, तो फॉर्मूला लगाओगे, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अगर 10% है तो यहां पे तो 10 अपॉन 100 होता, पर अगर आफ्टर चार्जिंग है तो 10 अपॉन 110 हो जाता। 20 है 20 अपॉन 120 हो जाएगा, मतलब जितना रेट है उतना का उतना रेट आपको 100 में भी ऐड कर देना है। इस फॉर्मूले से आपको आपका मैनेजर कमीशन मिल जाएगा। जैसे ही मैनेजर कमीशन मिलेगा, आपने यहां जो ब्लैंक स्पेस छोड़ा है यहां ले जाकर आप मैनेजर कमीशन को लिख देंगे, और नेट प्रॉफिट जो होगा वो मैनेजर कमीशन के बाद का होगा, इसलिए मैंने आपसे ब्लैंक छुड़वाया था। तो जो आपका ओल्ड नेट प्रॉफिट वर्किंग में आया था, इन दैट नेट प्रॉफिट आपको पहले मैनेजर कमीशन को माइनस करना होगा, फिर जो नया नेट प्रॉफिट आएगा वो आप यहां लिखोगे। इतना सब करना है आपको पीएनएल के डेबिट के सबसे लास्ट के पार्ट में, बिकॉज मैनेजर कमीशन इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस फॉर द फर्म, नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस, इसलिए ट्रेडिंग में नहीं दिखाया जाता, पीएनएल में दिखाया जाता है। और क्योंकि मैनेजर कमीशन जो है वो अभी दिया नहीं है, देंगे, इट्स अ काइंड ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस,
दैट इज व्हाई इट्स आल्सो शोन इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो ट्रीटमेंट है पीएनएल डेबिट और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। कैलकुलेशन क्या है बिफोर और आफ्टर के हिसाब से आपको मैंने बता दिया है। ये है आपका मैनेजर कमीशन का कंप्लीट पार्ट। ध्यान से इसके क्वेश्चंस बनाना। और मैनेजर कमीशन अगर आपके स्कूल्स में पढ़ाया गया है तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि वो आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए मैनेजर कमीशन के तो क्वेश्चंस आपको करने ही करने। इस चैप्टर के अंदर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स को पिक करना चाहूंगा, तो मैं पिक करूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाला पार्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस वाला पार्ट, अक्रूड एंड अनअर्न्ड इनकम वाला पार्ट, हमारा मैनेजर कमीशन वाला पार्ट, और बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाले पार्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस कम से कम आप 20 to 30 बनाएंगे, जिसमें आपको जिन एक्सपेंसेस का मैंने अभी नाम लिया वो एक्सपेंसेस होने चाहिए, वो एडजस्टमेंट्स होने चाहिए। कोर इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है द टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस जो हमने पढ़ा, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, द टाइप्स ऑफ इनकम, अक्रूड एंड अनअर्न्ड, बैड डेट्स रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट्स, और अगर मैनेजर कमीशन आपके स्कूल्स में है तो फिर मैनेजर कमीशन भी। अगर आप ऐसे फुल लेंथ कम से कम 30 क्वेश्चंस बना लेते हैं, तब जाके आप इमेजिन कर सकते हो, अज्यूम कर सकते हो कि आपको इस चैप्टर से नंबर मिलने वाले। इतना ही है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स का चैप्टर।